नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सतीश शर्मा और अब तक हमने फीडर की तकरीबन 5 या 6 क्लासेज यहाँ पे ले लिए हैं। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती, रेलवे इत्यादि और आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए हम ये क्लास ले रहे हैं। तो आज हम जो क्लासेज हमने ली हैं उनके बेसिस के ऊपर हम एक एमसीक्यूज़ की क्लासेज लेकर के आए हैं, उनमें से छांट करके, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। और अगर आपने वो सारी क्लासेस ले रखी हैं तो आप इसमें ज़रूर आंसर कर पाएंगे। और जिस भी साथियों ने अभी तक वो क्लासेस नहीं ली हैं तो वो चैनल पे जा करके, ये मेरा नाम नीचे दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करके प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, ऊपर उस पर क्लिक करना, फीटर नाम आएगा, फीटर में जा करके सारी की सारी क्लासेज आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर इनमें से आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दूसरा, अगर किसी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को प्रेस कर ले। इस तरह की जो भी क्लासेज हम लेकर के आएंगे वो आपको समय समय पे पता चलती रहेंगी। तो फीटर के जितने भी मेरे साथी हैं वो ज़रूर यहाँ पे जुड़ जाएं और अपनी क्लासेज वो कंटिन्यू करें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका, छेनी का अवकाश कोण बढ़ने पर पॉइंट कोण पर क्या प्रभाव पड़ता है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। छेनी के अंदर मैंने 3 प्रकार के कोण बताए थे आपको, रेक एंगल, क्लियरेंस एंगल और पॉइंट एंगल। और तीनों के बारे में मैंने बताया भी था कि कौन सा बढ़ने से किसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आपने वो क्लास ली है या आपने देख रखी है तो आप बड़ी आसानी से बता पाएंगे। तो पहला देखिए ऑप्शन है बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन है घटता है, तीसरा ऑप्शन है कोई फर्क नहीं पड़ता और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पॉइंट एंगल है वो बीच का एंगल होता है, क्लियरेंस एंगल है वो पॉइंट एंगल के नीचे रहता है और रेक एंगल है वो पॉइंट एंगल के ऊपर रहता है। तो मैंने पहले ही बताया था कि अगर हम पॉइंट एंगल के अंदर कोई छेड़छाड़ करेंगे तो हमारे क्लियरेंस एंगल पे प्रभाव पड़ सकता है, क्लियरेंस एंगल को छेड़छाड़ करेंगे तो रेक एंगल पे प्रभाव पड़ सकता है, रेक एंगल से छेड़छाड़ करेंगे तो क्लियरेंस एंगल पे प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन इनके अंदर छेड़छाड़ करने से हमारे पॉइंट एंगल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमारा जो आंसर है वो सी ऑप्शन के साथ में चला जाएगा कि कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप क्लियरेंस एंगल या रेक एंगल दोनों में कुछ भी बदलाव करते हैं तो पॉइंट एंगल के ऊपर इससे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। ये था आपका पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को यार लाइक जरूर करना, अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही है या कोई सुधार हम क्लास में कर सकते हैं तो आप ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन है, मृदु इस्पात की चिपिंग के लिए कौन सी छेनी, मृदु इस्पात की चिपिंग के लिए कौन सी छेनी का पॉइंट कोण कितना होता है। सॉरी, कौन सी नहीं है, मृदु इस्पात की चिपिंग के लिए छेनी का पॉइंट कोण कितना होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 60 डिग्री, 55 डिग्री, 45 डिग्री और 35 डिग्री। देखिए, मैंने आपको बताया था काफ़ी सारी मेटल्स थी जो चीजल वाला अपने ले रखी है क्लास, उसमें सारे के सारे थे। मैंने आपको ये भी कहा था आप नोट कर लें। इनमें से ज़रूर डेफिनेटली किसी ना किसी मेटल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे आपसे माइल्ड स्टील का पूछा है, एमएस का, जो कि अपने रेगुलर काम में लेते ही रहते हैं, तो इसका तो आपको ज़रूर पता होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में, अगर कोई साथी बता पाए तो। पहले यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन के साथ में चलाया जाएगा। 55 डिग्री हमारा एमएस के लिए एंगल है वो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 3, चैन ड्रिलिंग के पश्चात कौन सी छेनी का प्रयोग धातु हटाने के लिए किया जाता है। देखिए, बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। जैसे ये कोई धातु है, चैन ड्रिलिंग का क्या मतलब है, जब हम बहुत सारे छेद इस तरीके से एक लाइन में करते हैं। देखिए, ठीक है, ये मैंने बहुत सारे छेद कर लिए, मुझे क्या करना है कि ये बीच बीच का पोर्शन यहाँ से निकालना है। ठीक है, ये यहाँ से ये कट लग जाना चाहिए और ये पोर्शन मुझे काट करके बाहर निकालना है इस पीस में से। तो मैं पहले क्या करता हूँ, चेन ड्रिलिंग करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कौन सी चीज़ल यूज ली जाएगी कि मैं यहाँ पे हैमरिंग करके उस चीज़ल के साथ में और इस पोर्शन को निकाल सकूँ आसानी से और ये निकल जाए आसानी से। इसके लिए सबसे सूटेबल छेनी कौन सी रहेगी वो आपको बताना है। तो आपके सामने है डायमंड पॉइंट छेनी, वेब चीज़ल, क्रॉस कट चीज़ल और फ्लैट चीज़ल। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे जो आंसर है वो हमारा बी ऑप्शन के साथ में चला जाएगा। जो वेब चीज़ल है वो हमारा चेन ड्रिलिंग के बाद में धातु निकालने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, एक तो भाई भर्ती के रिगार्डिंग में बता दूं कि हमारे भी सुनने में आया है कि कुछ साथियों ने हाई कोर्ट के अंदर केस डाला है अभी
कि जो डिप्लोमा डिग्री होल्डर्स हैं उनको CITS से अलग रखा जाए, मतलब उनके लिए CITS की जो बाध्यता है वो ख़त्म कर दी जाए। कोई 2019 का लेटर है DGT का, उसके अकॉर्डिंग। तो 2 साथियों ने भी केस डाल रखा है जिनको ऑफलाइन फॉर्म भरने की अनुमति भी कोर्ट ने दी है फिलहाल, और विभाग को भी जवाब तलब किया गया है। तो विभाग अभी जवाब देता है और 25 अप्रैल को इसके बारे में पता चल पाएगा कि क्या फैसला कोर्ट के द्वारा लिया जाएगा कि डिग्री डिप्लोमा होल्डर्स के लिए CITS को हटाया जाएगा या एज इट इज़ रखा जाएगा कंपलसरी। वो 25 तारीख को हमको पता चलेगा ये चीज़ें, ठीक है। तो जैसे ही पता चलेगी वो हम आपको यहाँ पे अपडेट ज़रूर कर देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, कीवे काटने के लिए कौन सी चीज़ल का उपयोग किया जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। मैंने आपको बताया था, प्रत्येक चीज़ल के उपयोग बताए थे कि कौन सी चीज़ल के लिए हम क्या क्या काटने के लिए काम में लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, डायमंड पॉइंट चीज़ल, वेब चीज़ल, क्रॉस कट चीज़ल और फ्लैट चीज़ल। वही सेम ऑप्शन आपके सामने, बस आपको ये बताना है कि कीवे, हिंदी में चाबी घाट जिसको बोलते हैं, की लगाने के लिए एक रास्ता बनाते हैं, एक जगह बनाते हैं, या एक स्लॉट जिसको बोलते हैं वो बनाते हैं। तो वो कौन सी चीज़ल से बनाया जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने क्लास चीज़ल वाली ली होगी तो ये सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो C ऑप्शन के साथ में चला जाएगा। क्रॉस कट चीज़ल है वो इसका सही आंसर रहने वाला है। अगर आपने वो क्लास नहीं ली है तो दोबारा देखें, अगर आपको याद नहीं है तो दोबारा एक बार फिर रिवीजन करें। और मैंने कहा था जब भी क्लास लें आप एक नोटबुक लेकर के बैठे, साथ में इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप ज़रूर नोट करके रखें, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा धातु का यांत्रिक गुण नहीं है। तो मैंने आपको यांत्रिक गुण और भौतिक गुण दोनों पढ़ाए थे, अलग से प्रॉपर क्लास है फिजिकल प्रॉपर्टीज और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की हमारी चैनल के ऊपर। सबसे पहला ऑप्शन है चिमड़पन, जिसको हिंदी में कहते हैं टफनेस। दूसरा ऑप्शन है संरचना, जिसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं मैं हिंदी में रहा हूँ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टफनेस। दूसरा ऑप्शन है संरचना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चर। तीसरा ऑप्शन है प्रत्यास्था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलास्टिसिटी। और लास्ट ऑप्शन है कठोरता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हार्डनेस। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा गुण है जो कि यांत्रिक गुण नहीं है, ठीक है। मतलब 3 तो इनमें से यांत्रिक गुण है, सिर्फ एक ऐसा गुण है जो यांत्रिक नहीं है, वो कोई और ही गुण है, भौतिक है या कोई दूसरा गुण है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो बड़े ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ें मैंने समझाई थी। यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो B ऑप्शन के साथ में चला जाएगा। जो स्ट्रक्चर है वो आपका भौतिक गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, ना कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा इसके लिए। बाकी जो तीनों हमारे वो यांत्रिक गुण है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आपके सामने, धातु का वह गुण जिससे बिना टूट फूट के रोलिंग द्वारा उसकी चद्दर बनाई जा सके। यानी कि 2 रोलर हैं, उनके बीच में मैंने धातु का टुकड़ा दिया, इन्होंने इसको प्रेस करके और चद्दर बना दी, और वो धातु टूटी भी नहीं, उसकी चद्दर भी बन गई। तो धातु का ये गुण धर्म है वो क्या कहलाएगा। आपके सामने है ऑप्शन, चिमड़पन यानी कि टफनेस, तन्यता, आघातवर्धनीयता और कठोरता। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन। देखिए इसका जो सही आंसर है हमारा वो C ऑप्शन के साथ में चला जाएगा, आघातवर्धनीयता यानी कि मैलिएबिलिटी कहेंगे इसको। कई साथियों को हिंदी में प्रॉब्लम है, कई साथियों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं दोनों चीज़ें यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मैलिएबिलिटी है, ये आपकी डक्टिलिटी है, ठीक है। ये टफनेस है, ठीक है, और ये हार्डनेस है। पिछले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में आप चारों चीज़ें देख सकते हो, टफनेस, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी और कठोरता। तो हमारा जो आंसर है इसकी चादर बनाए जा सके और धातु में कोई टूट फूट ना आए, वो गुण रहेगा मैलिएबिलिटी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, धातु का वह गुण जब उस पे बल लगाने पर परमानेंट डिफॉर्म हो जाए। क्वेश्चन का मतलब ये है कि हम किसी धातु के ऊपर फोर्स मैंने लगाया, उसको खींचा, वो इतनी बड़ा कर दिया खींच करके, और जब मैंने उसको छोड़ा तो परमानेंट डिफॉर्म मतलब वो वापस अपनी जगह पे नहीं आई, वहीं की वहीं रह गई। इस गुण धर्म को धातु का क्या नाम देंगे, कौन सा गुण धर्म है। ए ऑप्शन है प्लास्टिसिटी, बी ऑप्शन है टेंसिटी, सी ऑप्शन है प्रत्यास्था और डी ऑप्शन है कठोरता। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से बता पाएंगे। लास्ट में मैंने इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया था आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी वाली क्लास में। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है
वो ए ऑप्शन के साथ चला जाएगा। प्लास्टिसिटी, मैंने कहा था ना कि वो प्लास्टिक स्टेज में आ जाती है, उसके बाद धातु वापस नहीं आती है, और जब धातु छोड़ने पर वापस आ जाए उस स्टेज को इलास्टिक स्टेज कहते हैं। इलास्टिसिटी होता है वो धातु का वो गुण। और यहाँ पे जो है धातु वहीं की वहीं रह जाएगी, परमानेंट डिफॉर्मेशन जिसमें हो जाएगा वो धातु का गुण प्लास्टिसिटी है। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सी सा मशीन में कैम मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं। देखिए मैंने आपको पावर सा मशीन्स कराई थी सारी की सारी, उनकी एक प्रॉपर क्लास ले रखी है, किसका क्या काम है वो मैंने यहाँ पे बता रखा है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें कौन सी सा मशीन है जिसमें कैम मैकेनिज्म यूज में लिया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है कंटूर सा, बैंड सा, पावर हेक्सा और वर्ताकार सा यानी सर्कुलर सा। चारों ऑप्शन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे मैंने आपको उस क्लास में बता रखे हैं। किसी भी साथी ने वो क्लास नहीं लिया जरूर एक बार लेकर देखें, पता नहीं आपके कितने क्वेश्चन वो क्लास सही करा सकती है। देखिए ऐसी मेरी एक भी क्लास आपको जब आपका एग्जाम हो जाए उस दिन आप मिला करके देख लेना, एक भी क्लास आपको मेरी व्यर्थ नहीं मिलेगी जहां से आपको कुछ ना कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए ना मिले। ठीक है, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि मेरी प्रत्येक क्लास में से आपको 10-10 क्वेश्चन मिल जाएंगे या प्रत्येक क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, लेकिन उस क्लास में से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन आपको जरूर प्रत्येक क्लास में से जरूर मिलेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि आप जरूर ये क्लासेस जो मैंने ले रखी हैं वो देखें। तो देखिए कौन सी सा मशीन में कैम मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है बताना है, कंटूर सा, बैंड सा, पावर एक्सा और वर्ताकार सा। तो यहाँ पे जो हमारी पावर एक्सा ना, इसके अंदर मोटर के साथ में जो पुली है उसके ऊपर कैम की तरह एक शाफ्ट लगाई रहती है और आगे हमारी एक ब्लेड है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है वो करती है। प्रॉपर मैंने डायग्राम के माध्यम से उसमें बता रखा है। तो पावर एक्सा हमारी सही आंसर हो जाएगा। जिसने भी पूरी सा मशीन नहीं पढ़ रखी वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें सारी मशीनों के बारे में बता रखा है कि किस मशीन में से कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कौन सी सा मशीन में बिना जोड़ वाली ब्लेड का प्रयोग करते हैं। फिर से वही ऑप्शन है, पावर एक्सा, बैंड सा, हॉरिजॉन्टल सा और वर्ताकार सा। बताना है आपको कि कौन सी मशीन के अंदर, थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है, बाद में बात करेंगे इसके बारे में फिलहाल, लेकिन अगर आपने क्लास देख रखी है तो यहाँ भी आप सही आंसर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, कोई कमेंट करके बताएगा साथी। मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी हॉरिजॉन्टल सा मशीन है, वैसे तो ये हॉरिजॉन्टल बैंड सा मशीन होती है और यहाँ पे बैंड सा और हॉरिजॉन्टल सा दो ऑप्शन गलती से दे दिए गए हैं, लेकिन आपको जो आंसर है वो हॉरिजॉन्टल सा के साथ में जाना है। इसमें हॉरिजॉन्टल ऐसे एक ब्लेड लगी रहती है, एक साइड में मोटर रहती है एक साइड में, और यहाँ से ये जो ब्लेड है घूमते हुए इस तरह से कटिंग करती है जो एंडलेस होती है, इसमें कोई भी जोड़ हमारा नहीं होता है। ठीक है, उसी मशीन को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल सा मशीन कहते हैं, जिसकी ब्लेड में कोई भी जोड़ नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी सा मशीन से, ये कौन सी सा मशीन में प्रोफाइल कटाई का कार्य करते हैं। यानी कि प्रोफाइल किसी भी तरीके की कोई साजो सामान टाइप की सीनरी वगैरह बनाने के लिए किसी मेटल पे, वो कौन सी सा के अंदर करते हैं प्रोफाइल का काम। तो वही ऑप्शन है, कंटूर सा, बैंड सा, पावर सा और हॉरिजॉन्टल सा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो कंटूर सा के साथ में चला जाएगा। लंबी ब्लेड खड़ी इसके अंदर चलती है जिसके अंदर हम प्रोफाइल बना सकते हैं। ठीक है, तो इनके लिए आप ज़रूर एक बार वो क्लास अटेंड करें। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, डायल वर्नियर कैलिपर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। अब आपसे पूछा गया है डायल। देखिए एक तो आपको जब भी आप पेपर देने के लिए जाएं, तो मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता देता हूं कि आपको हड़बड़ाहट के साथ में कभी भी आंसर नहीं करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को कम से कम 2 बार जरूर पढ़ना है आपको। कई बार हम क्या है, हड़बड़ाहट में ऐसे लगता है कि ये भी हमें आ रहा है वो भी हमें आ रहा है, और इस चक्कर में हम अपने 5-7 क्वेश्चन है वो आते हुए भी गलत कर देते हैं और बाद में अफसोस करते रह जाते हैं, अपना सिर कुचरते रह जाते हैं। तो ऐसा ना करें। यहाँ पे मैंने पूछा है डायल वर्नियर कैलिपर, कई साथी यहाँ सिर्फ वर्नियर कैलिपर का नाम सुनते ही और उसका जो आंसर है वो दे देंगे फटाक से, लेकिन यहाँ पे पूछा गया डायल वर्नियर कैलिपर, ना कि सिर्फ वर्नियर कैलिपर है। डायल और लगा हुआ आपके सामने देखिए, डायल वर्नियर कैलिपर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, तुलनात्मक मापनी, नट तथा बोल्ट, रैक और पिनियन, उपरोक्त में से कोई नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपने अगर वो सूक्ष्म मापी की, मैंने सारे सूक्ष्म मापी एक ही क्लास में पढ़ा रखे हैं, आप जरूर जाके उस क्लास को देखें। सभी के लिए लिस्ट काउंट वगैरह और उनके सारे प्रिंसिपल्स मैंने बता रखे हैं।
यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो रैक और पिनियन के साथ में चला जाएगा। देखिए डायल के साथ में एक रैक लगा रहता है, सॉरी जो आपकी मेन स्केल है उसके अंदर इस तरीके से एक रैक लगा रहता है, और यहाँ पे जो डायल लगी हुई है ना उसके अंदर एक पिनियन रहता है अंदर की साइड में, जो इसके साथ में घूमता हुआ चलता आगे पीछे चलाने पे। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, आंतरिक माइक्रोमीटर यानी कि इनसाइड माइक्रोमीटर की अधिकतम कितनी लंबाई तक माप सकते हैं। ये आपको बताना है कि कितने अधिकतम लंबाई तक, यानी कि उसके अंदर आपको एक्सटेंशन रोड वगैरह मिलती हैं सारी, उनको जोड़ करके ये टोटल कितनी लंबाई तक माप सकता है। तो ऑप्शन आपके सामने है 300 मिलीमीटर, 500 मिलीमीटर, 350 मिलीमीटर और 1000 मिलीमीटर। अगर आपने क्लास ली होगी इजीली बता पाएंगे। अपना जो आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो डी ऑप्शन के साथ में चला जाएगा। 1000 मिलीमीटर तक आपका इनसाइड जो माइक्रोमीटर है वो माप सकता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए आउटसाइड माइक्रोमीटर में थिम्बल एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है। जब उसका थिम्बल को हम घुमाते हैं, जब वो एक चक्कर अपना यानी कि जीरो से वापस घूम कर जीरो तक आता है, तो आगे की साइड में कितनी उसने दूरी तय कर पाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन में है 0.01 mm, 1 mm, 0.5 mm या फिर 0.05 mm, ये आपको बताना है। तो देखिए बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, आपने क्लास ली होगी ज़रूर, मैंने नोट करवाया था क्वेश्चन। यहाँ पे जो आपका आंसर है वो 0.5 यानी कि आधा मिलीमीटर की दूरी है वो तय कर सकता है। आधा मिलीमीटर को हम 50 भागों में बांटते हैं, तभी जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है उसका लिस्ट काउंट 0.01 mm होता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिजिटल माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे डिजिटल माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट आपसे इंच में पूछा गया है, mm में नहीं है। यहाँ पे देखिए 0.01 इंच, 0.001 इंच, 0.0001 इंच, यानी कि ये है आपका 100वां हिस्सा, ये है आपका 1000वां हिस्सा और ये है 10,000वां हिस्सा 1 इंच का। तो बताइए कि डिजिटल माइक्रोमीटर में जो लिस्ट काउंट है वो कितना रहेगा। बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा। अगर आपने देखा होगा क्लास को तो ज़रूर बता पाएंगे, या आपने डिजिटल माइक्रोमीटर चलाया होगा तो ज़रूर बता पाएंगे। देखिए इंच में पूछा है, mm में नहीं पूछा है, गलत आंसर ना करें कोई भी साथी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ सही आंसर है वो आपका सी ऑप्शन के साथ में चलाया जाएगा। 1 इंच का 10,000वां हिस्सा है वो डिजिटल माइक्रोमीटर यहाँ पे माप सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्नियर कैलिपर की वर्नियर मापनी यानी कि वर्नियर जो स्केल है उसमें कितने भाग बने होते हैं आपको बताना है। 49 होते हैं, 50 होते हैं, 24 होते हैं या 12 होते हैं। जो वर्नियर स्केल है वर्नियर कैलिपर में नीचे दी हुई होती है, उसके अंदर कितने पार्टीशन बने रहते हैं, कितनी लाइंस बनी रहती हैं। तो ऑप्शन 4 हैं, 49, 50, 24 और 12 आपको बताना है। बहुत ही सिंपल कह सकता हूँ, लेकिन अगर ध्यान ना दिया गया हो तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे आंसर हमारा बी ऑप्शन के साथ में चला जाएगा, 50 भागों के अंदर बांटा हुआ होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए डायल वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है ये आपको बताना है। वही फिर से डायल वर्नियर आ गया है, यहाँ पे वर्नियर कैलिपर नहीं है, यहाँ पे डायल वर्नियर कैलिपर है। ऑप्शन में है 0.01, 0.02, 0.5, 0.05 mm में है सारे के सारे माप। आपको बताना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायल में माप ली जाती है उसकी। तो वो जो डायल है एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर पाता है, बताइए उसका लिस्ट काउंट कितना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं उसका सही जो आंसर हमारा डी ऑप्शन के साथ में चला जाएगा। डायल वर्नियर का जो माप है वो 0.05 mm यहाँ पे रहेगा। आपको सिलेबस में साफ साफ दे रखा है ये, तो आपको क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है ये जो भी मैं बता रहा हूँ आपको। अगले क्वेश्चन की बात करें, वर्नियर कैलिपर के एमएसडी के एक भाग तथा वीएसडी के एक भाग में कितना अंतर होता है। ये डायरेक्ट आपकी नीमी बुक से लिया गया क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया भी था क्लास में, आपको बताना है कि एमएसडी यानी कि मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन में आपको बता दूं इनकी फुल फॉर्म, इन दोनों के अंदर कितना अंतर होता है एक भाग के अंदर। 4 ऑप्शन दिए गए, 0.01, 0.02, 0.5, 0.05। सही ऑप्शन आपको बताना है कहाँ से कौन सा आंसर रहेगा हमारा। देखिए हमारा जो सही आंसर है वो ए ऑप्शन के साथ में चला जाएगा। 0.01 mm है वो एमएसडी और बीएसडी के एक भाग का अंतर रहता है। ठीक है, उसके जो एमएसडी के 49 जो भाग हैं वो बीएसडी के 50 भागों के बराबर है। अगला क्वेश्चन है हमारा
वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है। देखिए यहाँ पे वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर आया। अब ऑप्शन है 1 डिग्री, 5 मिनट, 12 मिनट, 1 रेडियन। ये बताना आपको। सही आंसर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन बी के साथ में हमारा आंसर चला गया। 5 मिनट है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के ब्लेड पर एक तरफ 45 डिग्री का कोण होता है तो दूसरी तरफ कितने डिग्री का कोण होता है। अगर आपने वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर यूज किया होगा, उसका ब्लेड देखा होगा या वो क्लास देखी होगी मेरी, तो ज़रूर बता पाएंगे कि एक साइड में 45 डिग्री का, दूसरी साइड में देखिए 30 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री या 51 डिग्री आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है हमारा वो सी के ऑप्शन के साथ चला जाएगा। 60 डिग्री जो है वो सही आंसर है। एक साइड में 45 और दूसरी साइड में 60 डिग्री का कोण ब्लेड के ऊपर बना रहता है। अगला क्वेश्चन है उसी से, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की वर्नियर मापनी पर कुल कितने भाग बने होते हैं। देखिए एक तो मेन जो उसकी डिस्क होती है, उसके बाद एक नीचे, जैसे ये तो हो गई मेन डिस्क, उसके बाद नीचे एक वर्नियर मापनी बनी रहती है इस तरीके से। ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग रहती है एंगल की। तो आपको बताना है कि ये जो वर्नियर मापनी है इसके ऊपर कुल कितने भाग बने रहते हैं। मैं ये नहीं पूछ रहा कि 1 डिग्री को कितने भागों में बांटता है, मैं पूछ रहा हूँ कुल कितने भाग बने हुए हैं। देखिए क्वेश्चन समझिए आप, कुल कितने भाग बने होते हैं। तो किसी ने भी देखा होगा तो आसानी से बता पाएंगे। ऑप्शन हमारा 49, 15, 24 और 12। सही जो आंसर है हमारा वो सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। 24 देखिए यहाँ पे 0 लिखा रहता है और 12 भाग आपके इधर होते हैं और 12 भाग आपके इधर रहते हैं। टोटल जो है 24 यहाँ पे बने रहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आउटसाइड माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप का क्या कार्य है। तो देखिए रैचेट स्टॉप का क्या कार्य है वो बताना है। ऑप्शन है सही माप लेने के लिए, थिम्बल को घुमाने का, स्पिंडल को टाइट करने का या समान दबाव लगाने का। ये 4 आपको कार्य दिए गए हैं। आपको सही कार्य बताना है कि मेन उसका पर्पज है वो क्या है रैचेट स्टॉप लगाने का। तो देखिए मैंने पहले बताया था आपको माइक्रोमीटर में क्यों लगाते हैं क्लास में, तो ऑप्शन हमारा डी के साथ चला जाएगा। समान दबाव लगाने के लिए रैचेट स्टॉप का है उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 अगला, आउटसाइड माइक्रोमीटर में डेटम लाइन कौन से भाग पर बनी होती है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है थिम्बल, स्लीव, स्पिंडल या फ्रेम। डेटम लाइन बताना है। डेटम लाइन सभी को पता होगा डेटम लाइन कौन सी है, वो किस भाग पे बनी रहती है। सारे भाग मैंने दिखाए थे आपको, डेटम लाइन भी बताई थी क्लास में। तो देखिए हमारा जो सही जो ऑप्शन है किस में रहेगा आपको बताना है। तो डेटम लाइन हमारी स्लीव के ऊपर बनी रहती है। ठीक है, इसको बैरल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 का, आउटसाइड माइक्रोमीटर के कौन से भाग पर नर्लिंग की हुई होती है ये आपको बताना है। तो वही 4 ऑप्शन है सेम भाई, थिम्बल है, स्लीव है, स्पिंडल है या फ्रेम है। इन चारों में से नर्लिंग कौन से भाग पे की हुई होती है, इन चारों में से। ठीक है, हमारा सही ऑप्शन है वो ए के साथ चला जाएगा। थिम्बल के ऊपर है वो नर्लिंग की हुई होती है। क्वेश्चन है 24 का, बड़े अनुप्रस्थ काट वाले धातु को काटने के लिए कौन सी सा मशीन का प्रयोग करते हैं। फिर से सा मशीन का ये क्वेश्चन आ गया है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करवा दिए सा मशीन से। तो आई होप सो कि अब आप सा मशीन के अंदर कहीं भी अटकेंगे नहीं। वही 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कंटूर सा, बैंड सा, पावर सा और वर्ताकार सा। इन चारों में से बताना है कि बड़ी अनुप्रस्थ काट वाले धातु। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो डी के साथ चला जाएगा। जो सर्कुलर सा है हमारी, उससे हम बड़े अनुप्रस्थ काट वाले जो जॉब है वो काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, धातु के खरोंच प्रतिरोधकता के गुण को क्या कहते हैं। खरोंच प्रतिरोधकता यानी कि स्क्रैच रेजिस्टेंस है वो कौन से गुण की वजह से होता है किसी धातु में। वही ऑप्शन है चिमड़पन यानी कि टफनेस, दृढ़ता एंड स्ट्रेंथ, प्रत्यास्था टेंसिटी इलास्टिसिटी और लास्ट है हार्डनेस। इनमें से कौन सी एक गुण है जिसकी वजह से धातु के ऊपर स्क्रैच नहीं होते हैं, स्क्रैचलेस उसको बनाते हैं, आपको बताना है। बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी। हार्डनेस की वजह से धातु भंगूर तो ज़रूर हो जाती है लेकिन हार्ड होने की वजह से घिसती नहीं है, उसके ऊपर स्क्रैच वगैरह है वो नहीं लग पाते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कोण प्लेट यानी कि एंगल प्लेट कितने ग्रेड में पाई जाती है। सभी ने यूजली होगी, यूजुअली बता देंगे सभी, या निमी पैटर्न के हिसाब से आपको बताना है।
तो ग्रेड देखिए 2 होते हैं या 3 होते हैं, 4 होते हैं या 6 होते हैं। बताना कितने ग्रेड में एंगल प्लेट है वो पाई जाती है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो ए के साथ में चला जाएगा, 2 ग्रेड में हमारी एंगल प्लेट है वो पाई जाती है। तो दोस्तों आपको ज़रूर कमेंट करके ये बताना है, जो भी मेरा साथी यहाँ पे क्लास लेगा उसको ज़रूर ये बताना है कि क्लास यहाँ पे कैसी है और आपकी तैयारी कैसी रही, आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाए, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही कर दिए। 25 है या 26 है, मेरे ख्याल से 24 2 बार आ गया, तो काउंट कर लेना आप। आपने कितने क्वेश्चन सही कर दिए ये ज़रूर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और कुछ हम बदलाव कर सकें तो बता देना। अभी अगली जो क्लास है हमारी वो इलेक्शन के बाद ही हो पाएगी भाई, अभी नहीं हो पाएगी, अभी ड्यूटी वगैरह रहेंगी काफ़ी, तो अभी क्लास नहीं ले पाएंगे। तो अगले 10-12 दिन के बाद ही हम नेक्स्ट क्लास में आ पाएंगे। तब तक के लिए आप पिछली क्लासेस ज़रूर देखें, जिस भी साथी ने ना देखी हो। MCQs की क्लास भी मैंने पहले एक ले रखी है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्लास को लाइक ज़रूर करके जाएं अगर अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।